हेलो मेरे प्यारे सभी फोटोग्राफर भाइयों और बहनों को मेरा नमस्ते। और मैं सुमित जैन कैवॉक सर्विसेज की ओर से एक बार फिर आपके सामने हम महाराष्ट्र से, विदर्भ से, इनफैक्ट एक बहुत बड़े मेंटोर वीडियो एडिटिंग में जो मास्टर है वो आपके, अभी हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो हमारे फोटोग्राफर भाई है उन्होंने एक वीडियो एडिटर को एक अपना टॉवेल में या एक चड्डी में अपने लिविंग रूम में एक 2x2 के टेबल के ऊपर बैठ के वो अपना एडिट करता है। नीचे 8-10 पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क लगी हुई रहेगी और पीछे उसके फैमिली, उसका डिस्टर्बेंस रहेगा। एक ये एक सराउंडिंग या ये एक आइडिया, मतलब एक बेसिक एटमॉस्फेयर एक वीडियो एडिटिंग वाले के घर पे होता है। बट ऐसा भी एक वीडियो एडिटिंग एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। आज विदर्भ जैसे इतने बड़े एरिया में, महाराष्ट्र के नागपुर जैसे एक सिटी में, समरेश जी अग्रवाल 3 फ्लोर का उनका पूरा यूनिट, उसमें 10+ उनके यूनिट्स लगे हुए एडिटिंग के, विथ अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। तो समय न लेते हुए मैं समरेश जी अग्रवाल को वेलकम करता हूँ हमारे शो पे। समरेश जी, नमस्ते। वेलकम। मैं सुमित यस जैन सर, आपका। थैंक यू। वेलकम थैंक यू सर। सर। सर, जैसे मैं अभी बता रहा था कि अभी तक वीडियो एडिटिंग एक बस अपना घर में कैसे कैसे करके अपना रोजी रोटी चलाता है और काम चलता है। जी तो जी बिल्कुल। थोड़ा सा आपके बारे में पहले बताइए कि शुरुआत सबने वैसी ही देखी है, तो आपका क्या, कैसा था आपका? सर मैं तो एक्सीडेंटल आया इस इंडस्ट्री में। मेरा जो पूरा प्रोफाइल था वो सेल्स एंड मार्केटिंग का था। मैं डिश टीवी, यूरेका फो, पैनासोनिक जैसी कंपनियों में सेल्स एंड मार्केटिंग का डिवीजन देखता था। सो लास्ट जो मेरी पोजीशन थी वो थी पैनासोनिक कंपनी में वेस्ट इंडिया हेड की। ओके। सो मैं वहां पे जॉब कर रहा था, लेकिन समाउ होता है कि फैमिली से एक अलग रिलेशन, एक अटैचमेंट होता है। सो फैमिली में कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ और उसके वजह से मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन करने के बाद में मुझे कुछ काम करना था, लेकिन वीडियो कैमरा से जुड़े होने की वजह से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है यशवंत खोजे सर, पुणे में यश की मल्टीमीडिया, उनसे मैं कनेक्टेड था। उन्होंने बोला कि एक काम करो, उस एरिया में कोई डीलर नहीं है ईडीएस सॉफ्टवेयर के लिए, सो आप एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सेल करो, आपका वहां से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे काम चाहिए था, उस समय मार्केट था एडिटिंग का। तो मैंने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की डीलरशिप ली और वहां से मैंने काम स्टार्ट किया। लेकिन 6 महीने का जो भी जर्नी हुआ एडिटिंग में, सॉफ्टवेयर सेलिंग को लेके, उसमें कुछ सेटिस्फैक्टरी इनकम नहीं थी। तो सर्च करते करते एक फोटोग्राफर है नागपुर के, अशोक मीरानी जी, वो मेरे से टकराए। उन्होंने बोला सर आपके पास में सिस्टम है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, मार्केट में एडिटर नहीं है, आप अगर एडिटिंग का काम करते होंगे तो मैं आपको एडिटिंग का काम देता हूँ, आप वहां पे एडिटिंग स्टार्ट करो। तो मैंने बोला कि सर मुझे एडिटिंग आती नहीं है, सर मैं आपको रेफरेंस वीडियो देता हूँ, उसको देख के आप बनाओ, कोशिश तो करो, कुछ तो इनकम स्टार्ट होगी। सो मैंने उनसे एक वीडियो लिया, उन्होंने मुझे रेफरेंस वीडियो दिया, मैंने वहां से वीडियो एडिटिंग स्टार्ट किया। अब क्योंकि मुझे बचपन से म्यूजिक का काफी शौक था, तो म्यूजिक की वजह से बीट पे एडिट करना वो मैंने पहले दिन से स्टार्ट किया। अब मैंने स्टार्ट किया, उसके पहले जो एडिटर्स काम करते थे वो एक्चुअल में एडिटिंग नहीं करके डबिंग मिक्सिंग करते थे, तो बीट पे काम नहीं होता था उस समय पे। 2012 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं, या 12 या 13 में। और सिनेमेटोग्राफी भी कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो इतना ज्यादा स्टोरी मेकिंग वगैरह नहीं था उस समय। तो बीट पे काम करना, बीट बीट पे हर एक पे क्लिप लगाना, वो मैंने कुछ बना के दिया, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने फिर और प्रोजेक्ट्स दिए। इस तरीके से घर पे मेरा वो एडिटिंग सेटअप स्टार्ट हुआ। तो 4 महीने का सेटअप पे हमने काम किया। उसके बाद मेरा मन ये था कि घर पे काम करना वो इथिकल नहीं लग रहा था, तो मैंने एक छोटा सा ऑफिस लिया और वहां पे एडिटिंग काम स्टार्ट किया। उसके बाद में कुछ वेडिंग असाइनमेंट्स आए मेरे पास में, वेडिंग असाइनमेंट्स की। लेकिन वेडिंग असाइनमेंट्स में क्या था कि मेरा नॉलेज सिर्फ वीडियो एडिटिंग तक था, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का नहीं था। तो उसके वजह से होता यह था कि काम बहुत डिले जा रहा था, लेट जा रहा था, इसके पीछे जाओ उसके पीछे जाओ, उसको पूछो ये करके देगा क्या, मतलब बहुत सारी अड़चने आ रही थी। सो मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरा जो मास्टर ये वीडियो एडिटिंग में है, मैं उसी में कुछ करता हूँ और बाकी के काम छोड़ देते हैं। तो मैंने फिर वेडिंग असाइनमेंट छोड़ दी और वापस वेडिंग एडिटिंग पे आ गया। अब 2017 में मैंने एक
प्रॉब्लम को समझा कि अगर किसी लड़के को वीडियो एडिटिंग सीखना है, जैसे मुझे ही और ज्यादा सीखना था, तो पूरे इंडिया में कोई भी शादी का एडिट कैसे करना कोई नहीं सिखाता था। अगर किसी को सीखना है तो किसी दूसरे एडिटर के पास जाना, उसके पास दिन भर बैठे रहना, वो चाय पानी के लिए बोलता है, कुछ और काम बोलता है, वो करो, तब वो जाके डबिंग करना सिखाता था। ये उस समय की पोजीशन थी। तो हमारा फिर ये प्लान हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन की जरूरत है, तो क्या किया जाए। तो फिर एडीएस सॉफ्टवेयर पे कोर्स बनाया हमने और उस कोर्स को स्टार्ट किया। और उस कोर्स को जब स्टार्ट किया तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर 2 साल तक उसमें काफी लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद हमने एक डीवीडी लॉन्च की। वो डीवीडी फोटो फेयर में बहुत बिकी। और उसके बाद में देखा कि आप अभी देखते हैं, पिछले अगर 3-4 साल में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर एक शहर में अभी वीडियो एडिटिंग सिखाने वाले भी आ गए और सीखने वाले भी आ गए। और साथ साथ ये था कि सिनेमेटोग्राफी एक कॉन्सेप्ट जो है वो 2013-14 में हम लोगों ने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मैं बड़े वेडिंग्स करता था बाहर से, दिल्ली से, गुजरात से, अलग अलग जगह से सिनेमेटोग्राफर्स बुला के उनके साथ शूट करके एडिट कर रहा था। सो फ्यूचर सिनेमेटोग्राफी का है ये उस समय पता लग गया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए कोर्सेज बनाए और फिर हमने कोर्सेज चालू किए। सो ये इस एक बात बताइए, जैसे जैसे अभी आपका जो लाइफ का जो शुरुआत था एक सेल्स में, आप एक कंपनी में जॉब थे जैसे पैनासोनिक हो गया या बाकी जो कंपनीज में आपने काम किया, वहां से आपने रीसेलर का काम किया और वहां से फिर फोटोग्राफी की, और वहां से फिर आप इवेंचुअली, क्योंकि किसी ने आपको बोला कि वीडियो एडिटिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है और आपको म्यूजिक का नॉलेज है, तो वो कैलकुलेशन बैठ सकता है और आपने वो लाइन अपने चूज की। और टेक्निकली आपको उतना नॉलेज था, बट ये सब चीज करते हुए आज इसके ऊपर जब अपने 3 फ्लोर का आपका जो पूरा यूनिट है जी, इतना इजी है क्या ये सब करना? जो हिसाब से आप जब बोल रहे हो कि बस ये जैसे अपॉर्चुनिटी आते गए हम करते गए, तो क्या टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है? मतलब अभी हम भी अगर इतना देखते हैं तो हमें तो कोई इतना इजी इतना दिखते नहीं है कि इतना इजीली किसी ने अचीव किया है। राइट सर, इजी तो कोई भी टास्क नहीं है, बस ये है कि आपको डेडिकेशन के साथ हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। और उस इंडस्ट्री के लूप होल्स भी बहुत सारे होते हैं, उसको भी समझना पड़ता है। अगर हम लोग बात करते हैं एक वीडियो एडिटर, एक इंडस्ट्री अलग से पूरी इंडस्ट्री है वीडियो एडिटिंग। हम ये नहीं बोल रहे कि फोटोग्राफी या शादी की फोटोग्राफी या कोई भी, सिर्फ एक एडिटर एक बहुत बड़ी, खुद में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, दूसरा यूनिटी नहीं है। सो मैंने सिर्फ इतना किया कि इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। ऑर्गेनाइज करने की कोशिश यानी कि क्या, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक एडिटर से पूछा जाए कि पिछले साल आपने जून महीने में पूरे महीने में कितना काम किया था, या कितने अमाउंट का काम किया था, या नंबर ऑफ वर्क कितने किए थे, तो उसको नहीं पता। राइट? क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से बिजनेस को देखता ही नहीं। टाइम पे जो आ गया वो किया और खत्म, उसके बाद अगले महीने का अगले महीने देखेंगे। ये साइकोलॉजी वीडियो एडिटर की है आज की डेट में, जो वेडिंग या इवेंट एडिटिंग करते हैं। सो बिजनेस तरीके से उसको देखते नहीं है, आर्टिस्टिक तरीके से ज्यादा देखते हैं। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा बिजनेस मॉडल में ढाला। जैसे कि अभी मैंने 10 सिस्टम लगाए हैं, तो 10 सिस्टम में 10 एडिटर बैठ रहे हैं, 10 एडिटर काम कर रहे हैं, लेकिन कौन सा एडिटर क्या काम कर रहा है, उसका एडिटिंग की क्या पोजीशन है, ये मैं अभी यहाँ बैठ के देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने सबके सिस्टम में एक अकाउंट सिस्टम डाला है लैन करके। उसमें उसने आज कौन सा काम स्टार्ट किया है, अभी वो काम किस पोजीशन में है, उसने उसके लिए गाना सिलेक्ट कर लिया है क्या, वो सारा मेरे को यहाँ मेरे सिस्टम पे दिखता है। सर एक मिनट में आपको, जो आपने अभी ये जो पूरा टेक्नोलॉजी जो आपने अभी इनबिल्ड किया है आपके पूरे प्रेमाइसेस में, वो अगर एक शॉर्ट में अगर आप उसको समझा सकते हैं कि किस तरीके से कि बाकी लोग भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप अभी नागपुर में है, ऑल ओवर इंडिया में बाकी भी लोग कर सकते हैं, तो अगर एक शॉर्ट में अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे पॉसिबल है वो? सिंपल वर्कफ्लो बताता हूं मैं आपको कि अगर एक कस्टमर आता है आपके पास एक एडिटिंग का जॉब देने के लिए, तो वो आपको जॉब देता है डाटा कॉपी करा के। डाटा कॉपी होने के बाद आपका डेटा आपके ड्राइव में पड़ा है। अब आपके नीचे 10 एडिटर काम कर रहे हैं। अब वो डेटा आपके 10 एडिटर में से किस एडिटर को आपको देना है,
आप क्या करेंगे उसको कि आप उस डाटा को दूसरी हार्ड डिस्क में कॉपी करेंगे, फिर वो हार्ड डिस्क ले जाके दूसरे की मशीन में जिसको देना है उसके डेटा वहां पे कॉपी करेंगे। मतलब एक ही डेटा 3 बार कॉपी हो रहा है। पहले बराबर। तो कस्टमर ने कॉपी किया, फिर उसके बाद में आपके एडिटर के पास कॉपी हो रहा है, फिर उसके बाद कस्टमर ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया होगा जिस दिन डाटा दिया, अब आपका वो डेटा एडिट के लिए स्टार्ट होगा आज से 15 दिन बाद। तो आपको याद बिल्कुल। नहीं रहेगा कि भाई उसने मेरे को क्या इंस्ट्रक्शन दिया, भाई ये गाना लेना है या ये क्लिप पर्टिकुलर इसके फादर है, चाचा है, काका है, उसको यूज करना है। उसने इंस्ट्रक्शन दिया होता है, लेकिन जो रिसेप्शन पे काम कर रहा है या बैठा है या जिसने डेटा लिया उसको बाद में याद नहीं होता वो, है ना। बराबर। तो इस सारी चीजों के लिए हमने एक अकाउंट सिस्टम बनवाया। उसमें ये होता है कि जब डेटा आपके पास लोड होता है उसी समय पे वहां पर उस डेटा का फोल्डर का लिंक एक ऐड हो जाता है। उस कस्टमर ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन ऐड हो जाती है, कपल का नाम ऐड हो जाता है, सब डिटेल्स उसमें ऐड होने के बाद उसको जब हम सेव करते हैं तो हमारे मैनेजर के पास वो रिफ्लेक्ट होता है, टेक्निकल मैनेजर के पास। वो देखता है कि नया जॉब आया है, फिर उसमें जॉब कैटेगरी होती है कि इसमें क्या बनाना है, ट्रेडिशनल वीडियो बनाना है, हाईलाइट बनाना है, टीजर करना है, शॉर्ट फिल्म बनाना है, क्या इसमें काम करना है। फिर वो देखता है कि मेरे एडिटर्स की पोजीशन क्या है, कौन सा एडिटर कब फ्री होने वाला है, कौन आदमी शॉर्ट फिल्म बना सकता है, कब बना सकता है, उसका वो टाइम लगाता है कि इस टाइम में उसको देना है। फिर वो सॉफ्टवेयर में ही उस एडिटर का नाम असाइन करता है, जैसे ही उसको असाइन करता है उस एडिटर को रिफ्लेक्ट हो जाता है उसके सिस्टम में कि मेरे लिए नया जॉब आ गया। ओके। राइट। उसके बाद एडिटर जिस दिन उस काम को अपनी टाइमलाइन पे डालता है वो उस पे अलग अलग चेकबॉक्स दिए हुए हैं कि आज मैंने डेटा टाइमलाइन पे ले लिया है और अभी मैं डेटा सॉर्ट कर रहा हूँ। सो उसकी आज की करंट पोजीशन उस प्रोजेक्ट की क्या है, मुझे पहले वाले सिस्टम में जिस दिन मैंने लिया मेरे पास डेटा वहां पे जब अपडेट किया था वहां दिखती है कि आज ये एडिटर ये वाला प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और उसका अभी ये स्टेज में ये प्रोजेक्ट है। उसने गाना ले लिया, चूज कर लिया, तो वहां पे डाल देगा ऑडियो सिलेक्टेड। ऑडियो सिलेक्ट हो गया उसके बाद वो बोलता है कि मेरा हाईलाइट बन गया है या हाईलाइट इन प्रोसेस, वो वहां पे अपडेट करते रहता है। तो आज उसने लिया, शाम को जाने से पहले अपडेट कर देगा, कल आएगा सुबह वापस उसने स्टार्ट किया तो फिर से अपडेट करेगा कि मैंने आज ये काम स्टार्ट कर दिया। सो आपको हर समय पे हम उस वो जो स्टेज है हर एक प्रोजेक्ट का वो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी आपका प्रोजेक्ट किस स्टेज में है और मैं आपको कब तक डिलीवर कर सकता हूँ। परफेक्ट। तो इसके वजह से जैसे अभी अगर कोई कोई जॉब अगर आपने लिया, हाँ जी। तो आप सामने जो आपका कस्टमर है या B2B या B2C जो क्लाइंट होगा, राइट। उसको आप एक उसको टेंटेटिव टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि ये जी स्केड्यूल है और ऐसा ऐसा मिलेगा। और ये बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है एक्चुअली अपने इंडस्ट्री के लिए। नहीं तो वेटिंग होने के बाद वो वेट करता है कस्टमर वीडियो का, वो बेचारा वीडियो एडिटर के बाद चक्कर मारते रहता है। नहीं सर, ये सिर्फ आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, ये डिलीवरी सिस्टम फास्ट करने का सिस्टम नहीं हुआ, उसके लिए अलग बराबर। सिस्टम होता है। डिलीवरी ओके। सिस्टम फास्ट करने के लिए आपको ये है कि काम को डिवाइड करने की जरूरत है। अभी पहले मेरा नाम अगर आप पूछेंगे कुछ पुराने लोगों से तो बोलेंगे सर के पास काम दिया है तो 6-6 महीना नहीं मिलता, वो स्टेज मेरी भी थी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आज जो दूसरे लोगों की है वो मेरी नहीं थी, वो भी थी ओके। मेरे पास में। क्योंकि काम क्या होता है, हमारा फोटोग्राफर जनवरी में कोई काम किया, उसका डेटा वो मार्च में अप्रैल में लाके दे रहा है, ऑलरेडी 2-3 महीना लेट लाके दे रहा है। उसमें भी उसका कोई क्लाइंट जब बोलता है यार डेटा दे, तो उसके माइंड में आता है कि इसको डेटा दूंगा मैं तो मेरा पैसा निकलेगा, तब वो उसका डेटा निकालता है और वो एडिटर को बोलता है मेरे को अभी करके दे, अर्जेंट करके दे, क्योंकि पैसा निकल जाएगा उसका। और जिसने नहीं बोला उसका पीछे लगा होता है। सो फोटोग्राफर भी उसको ऑर्गेनाइज नहीं करता कि चलो मेरा जनवरी में ये डाटा मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं पहले एडिटर को दे दूं, ये बना के रखेगा एडिटर। जब क्लाइंट बोलता है मुझे दे, तब वो बनाने दे रहा है। आप चेन समझो, ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड चेन है। बराबर। तो अगर मेरे पास वो पहले से फ्रेम रहेगा कि मेरे को इसने टाइम दिया हुआ है, डेटा मेरे को आराम से बना सकता हूँ, तो मैं क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट भी कर सकता हूँ, बना भी सकता हूँ। लेकिन हार्ड एंड फास्ट आज किया चाहिए अभी चाहिए, सो उसमें क्या हो जाता है कि आप क्रिएटिव काम नहीं कर पाते। तो बहुत अच्छे क्रिएटिव एडिटर्स है मार्केट में, लेकिन उनको टाइम नहीं मिल रहा फोटोग्राफर से, इसलिए वो क्रिएटिविटी भी नहीं कर पा रहे। ये भी इशू अच्छा आता है उसमें। जी। सर, अभी जैसे आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में हो, आप ट्रेनिंग भी देते हो, काफी राइट। सारे स्टूडेंट्स भी है आपके जो अच्छा रेवेन्यू जी भी अर्न कर रहे हैं, जी इतने सारे सॉफ्टवेयर्स है, तो जी थोड़ा इंडस्ट्री और ओवरऑल अपना एडिटिंग जो इंडस्ट्री है
थोड़ा उसके जी बारे में भी बात करते हैं कि क्या आपका सजेशन है सॉफ्टवेयर को लेके, ओवरऑल इंडस्ट्री को लेके। सर, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता देता हूं पहले कि कोई भी सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग नहीं करता है। बराबर, एडिटिंग ओके। उसके पीछे जो एडिटर बैठा है वो कर रहा है। ठीक है। हम्म। सो लोगों को जरूरत क्या है कि सॉफ्टवेयर पे फोकस नहीं होके एडिटिंग स्किल पे फोकस हो जाए। वेरी गुड, ये हमको बहुत अच्छा स्किल पॉइंट डेवलप आपने करना है। राइट। बहुत अच्छा पॉइंट है, स्किल, वेरी गुड। राइट, स्किल डेवलप करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर में टूल किट होगी, सभी के घर में रहती है। टूल किट में स्क्रू ड्राइवर, पाना, पेंचिस सब होता है, और आप स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोल सकते हैं, है ना, पाने से नट खोल सकते हैं। आपको भी आता है सुमित सर, राइट। और जितने भी 100%। लोग देख रहे होंगे उनको भी आता है। लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, नीचे जाके ये टूल किट लो आप ठीक कर दो, तो आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन वही टूल किट लेके एक मैकेनिक आपकी गाड़ी ठीक कर देता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि आप उस इंडस्ट्री का स्किल नहीं सीखे हो, और उस मैकेनिक ने उस गाड़ी को रिपेयर करने का जो स्किल है वो सीखा है, उसकी उसमें महारत है। लेकिन हम्म। टूल किट वही है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है हमको कि हम टूल सीख लेंगे तो हम एडिटर बन गए, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। एडिटर सही बनने बात। के लिए एडिटिंग का सेंस और क्रिएटिविटी, उस पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब अगर मेरे पास में समझ लो एक सॉफ्टवेयर ईडीएस है, एक प्रीमियर है, एक दाविंची रिजॉल्व है, या और कोई सॉफ्टवेयर आ गया, 100 क्लिप मैंने आपको दिया और आपको बोला कि 10 क्लिप आप इसमें से सिलेक्ट करो, तो इसमें से कोई सॉफ्टवेयर आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं ये 10 क्लिप नहीं रखूंगा, है ना। आप सही जो बात। क्लिप सिलेक्ट करेंगे वही क्लिप आपका दाविंची में भी आने वाली है, वही क्लिप प्रीमियर में भी आने वाली है, वही क्लिप आपका ईडीएस में भी आएगी, या और कोई भी सॉफ्टवेयर है वही आएगी। गाना कौन सा सिलेक्ट करना है वो भी एडिटर को करना है, सॉफ्टवेयर नहीं करने वाला है। कौन सी बीट पे कौन सी क्लिप लगाना है उसका सिलेक्शन भी एडिटर को ही करना है। यहाँ पे सेंस चाहिए एडिटर को। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि लोग इफेक्ट के पीछे भाग रहे हैं, कि कोई एक नया इफेक्ट आ गया, थोड़े दिन तक उस इफेक्ट के पीछे भागेंगे, वो इफेक्ट थोड़े दिन में पुराना होगा, फिर कोई नया इफेक्ट आ जाएगा तो हमको वो इफेक्ट सीखना है। लेकिन जो बेसिक स्किल है उसके पास, उसके तरफ कोई भी नहीं सोच रहा कि बराबर। मेरा बेस जो मटेरियल है वो मेरा क्लिप का सॉर्टिंग, क्लिप को अरेंज करना, उसको स्टोरी में कन्वर्ट करना, उसमें स्टोरी डिजाइन करना, या मेरा ऑडियो का सेंस में और कितना इनहांस कर सकता हूँ, उस पे लोग फोकस नहीं कर रहे। लोग फोकस कर रहे हैं कि मैं टूल सीख के थोड़े से इफेक्ट बनाना सीख जाऊंगा तो मेरा एडिटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नहीं, ये मेरा जो आपने, सजेशन ये कि जी जी। सही बात है, आपने जो ये पॉइंट काफी अपने यूजर्स के लिए भी काफी, और बाकी जो यंग जो एडिटर्स है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर के पीछे ना भागते हुए हाँ, एडिटिंग का स्किल और एडिटिंग का सेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राइट, आपने स्टार्टिंग में कहा कि आपको बीट का नॉलेज था, इसीलिए राइट, आप सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग किधर मैच होगा, वो बिल्कुल, आपको पकड़, आपने वो चीज पकड़ ली। राइट, बिल्कुल, सर ये जैसे अभी आप, आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें काफी सारे कोर्सेज आप रन करते हो, राइट, तो अभी तक जो हम देखते हैं कि वीडियो एडिटिंग एक वेडिंग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में जो एडिटिंग होता है उसके लिए काफी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जैसे भी राइट, रील्स का एक जमाना आ गया है, तो ओवरऑल क्या अपॉर्चुनिटीज है अपने वीडियो एडिटर्स के लिए। राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि एडिटर एक अलग पूरी इंडस्ट्री है, स्टार्टिंग में ही बोला, बात हुई हमारी इस बारे में। अगर आप देखेंगे कि अगर आप एक वीडियो एडिटर है और आपके पास एक कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसपे आप एडिटिंग करते हैं, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी या सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो हमारी इवेंट इंडस्ट्री, जिसके अंदर में आप वेडिंग्स काउंट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट काउंट कर सकते हैं, पर्सनल फंक्शंस काउंट कर सकते हैं, कोई कॉर्पोरेट कंपनी के फंक्शंस काउंट कर सकते हैं, ये सब इवेंट के अंडर में आ जाते हैं। राइट। तो एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें आपको काम मिलता है, वो है वेडिंग या इवेंट इंडस्ट्री। राइट। उसके बाद कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री आ गई, वो है सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। कोविड से पहले डिजिटल मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। कोविड के पीरियड में या कोविड के बाद डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया है, जहां पर वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको एग्जांपल अगर चाहिए तो सिंपल सा समझिए कि आज कोई छोटे से छोटी दुकान वाला
चाय की दुकान वाला भी सोशल मीडिया पे वीडियो एड्स चला रहा है, और बड़ी से बड़ी कंपनी भी है, पहले फोटो एड्स को फोकस करती थी, आजकल वीडियो एड पे फोकस कर रही है। पहले आप कपड़े की दुकान में या एक होटल में जाते थे तो आपको वहां पे पोस्टर लगे हुए दिखाई देते थे, आज टीवी लगा हुआ है और उसमें वीडियो चल रहा होता है। आप देखो हर जगह पे लोग वीडियो पे शिफ्ट हो रहे हैं, और हो गए, इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई। इवन लोगों को, आप इंटरव्यू जो होता था ना पहले, वो आपका पेपर पे रिज्यूम मांगा जाता था, आजकल वीडियो सीवी मांगा जाता है, आपके बारे ओके। में वीडियो बना के भेजो। तो हर चीज वीडियो में शिफ्ट हो रही है, तो उसके साथ साथ उसका बैकबोन बनता जा रहा है वीडियो एडिटर। हर जगह वीडियो एडिटर की रिक्वायरमेंट है। तो पहली इंडस्ट्री हो गई इवेंट इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री हो गई हमारे लिए सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। और उसके बाद आती है कि आपको, जैसे अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे कंपलसरी कर दिया है कि आपका कोई इंस्टीट्यूशन है या आपकी कोई कंपनी है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे वीडियो में कन्वर्ट करके रखो, मतलब वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज बना के रखो। पहले पेपर पे फोटो पे डॉक्यूमेंट्री बनती थी, है ना, अभी वो वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनती है। उसके अलावा पर्सनल डॉक्यूमेंट्रीज भी बहुत बन रही है, वो एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। उसके बाद कॉर्पोरेट एड्स, अभी छोटी छोटी दुकान वाले भी वीडियो एड्स बना रहे हैं, लोकल चैनल्स पे चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, तो एड बनाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी है वीडियो एडिटर्स के लिए। उसके बाद आप देखेंगे तो हर छोटी से छोटी ब्रांड को एक लोगो चाहिए होता है, और लोगो सिर्फ इमेज में नहीं चाहिए, उसको एनिमेटेड लोगो चाहिए। सो लोगो डिजाइनिंग के लिए भी वीडियो एडिटर को एक बड़ा स्कोप है कि एक सब्जेक्ट उसने अगर लोगो डिजाइनिंग ही पकड़ लिया तो उसी में वो पूरा करियर कर सकता है, उतनी भी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आप अगर जाते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, आप देखो डे बाय डे ओटीटी प्लेटफॉर्म बढ़ते जा रहे हैं, और ओटीटी प्रोग्राम्स जितने बढ़ रहे हैं उतने ज्यादा अलग अलग छोटे छोटे शहरों से डायरेक्टर्स और ओटीटी के जितने भी एपिसोड्स बनाने वाले लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, उनको भी वीडियो एडिटर चाहिए। तो वहां पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी, यानी आज की डेट में एक वीडियो एडिटर बनता है कोई आदमी तो उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है कि वो अलग अलग ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकता है मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है। जबकि बाकी इंडस्ट्री में आप एक्सीडेंटल जाते हो या आपको चुनने का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ ऑप्शन है। आपको जल्दी पैसा कमाना है, बहुत फास्ट जाना है, तो आप इवेंट इंडस्ट्री चूज कर लो, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्रिएटिव काम करके अपने आप को प्रूव करना चाहते हो तो फिर आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी जा सकते हो। अभी रिसेंट मेरा विजिट हुआ मुंबई, वहां पर मैं गया था एक डीआई आर्टिस्ट के पास में। डीआई का मतलब होता है डिजिटल इंटरमीडिएट कलर ग्रेडिंग का जो प्रोसेस होता है सीरियल में, टीवी में या ओटीटी के लिए जो हो रहा है, या पिक्चरों के लिए कलर ग्रेडिंग का काम होता है। सो वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट और निकल के बाहर आया, क्योंकि अभी धीरे धीरे कलर्स बहुत वाइब्रेंट लोगों को चाहिए। आप देख रहे होंगे आज से 5 साल पहले की जो मूवीज आ रही थी या सीरियल आ रहे थे, उनके कलर्स और आज के जो कलर्स आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। सो पूरा एक सेगमेंट तैयार हो गया। और मुंबई जैसे शहर में भी डीआई सिखाने के लिए प्रॉपर एकेडमी नहीं है, तो अभी डीआई की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा है कि आप डीआई आर्टिस्ट बन सकते हो, एडिटिंग का एक पार्ट है डीआई, लेकिन सिर्फ डीआई में भी बहुत बड़ा करियर हो सकता है। तो ऐसे एक एडिटर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और अगले 20 साल वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, अवेलेबल है, कोई भी आदमी इसको एज अ करियर चुन सकता है। सर एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक हमारे यूजर के पास से अपने को भी आया है। जी जैसे एआई का अभी फिलहाल हाँ काफी ज्यादा मार्केट में पेनिट्रेशन हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि वीडियो एडिटिंग कोई सॉफ्टवेयर नहीं करता बट एक हाँ एडिटर करता है, सॉफ्टवेयर से बिल्कुल। कोई लेना देना नहीं है। बट जी जब एआई एआई किस तरीके से आप देखते हो एआई को आप अपने इंडस्ट्री में? सर देखो, आपको मैं पिछले 20 साल की जर्नी में अगर देखता हूँ तो आप देखो, जब एनालॉग मॉड्यूल था, टेप पे रिकॉर्डिंग होती थी, टेप वाले कैमरे थे, डीवी टेप वाले। तो उसके बाद 2010 में एचडी कैमरा लॉन्च हुआ जिसमें मेमोरी कार्ड आता था। तो उस समय मैं कंपनी में जॉब करता था, और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वहां पर कि ये डीवी टेप से शिफ्ट करा के लोगों को मेमोरी कार्ड पे लाना, डिजिटल मीडिया पे लाना। क्यों? क्योंकि टेप में उनका डेटा रिकॉर्ड रहता था उनके पास में, सिंगल फाइल मिलती थी, उसमें गाने लगाना आसान होता था। मेमोरी कार्ड में एक ही छोटी छोटी क्लिप बनती थी,
है ना। उसके बाद सबको जोड़ना है, उसके बाद मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया तो, फॉर्मेट हो गया तो, डेटा कहाँ सेव करेंगे, हजारों क्वेश्चन थे उस समय पे। और ये सवाल तब भी आया था कि आप डिजिटल को कैसे देखते हो, है ना। तो हुआ क्या उससे, उससे ये हुआ कि लोगों को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। पहले कम लोग थे फोटोग्राफी इंडस्ट्री में, अब ज्यादा लोग आ गए। ठीक है, हाँ बस बिल्कुल सही। फर्क ये पड़ा कि जिसने अपने आप को अपडेट किया वो टिका रहा, जिसने अपडेट नहीं किया वो पीछे रह गया। सो एआई भी वैसा ही है, एआई आपका काम आसान करने के लिए बना है, ठीक है। लेकिन उस एआई टूल का यूज कहाँ करना है और कैसे करना है, उसका डिसीजन लेने के लिए आपकी जरूरत पड़ने ही वाली है। एआई सब कुछ नहीं कर सकता। एआई को जो कमांड दिया है, एआई अल्टीमेटली है क्या, एक साइंस है। उसके अंदर आपने लिखा कि मुझे लाल कलर की एक ब्लैंक फ्रेम चाहिए, तो वो लाल कलर की ब्लैंक फ्रेम ही ढूंढ के देगा, उसको कुछ अलग लाके नहीं देगा, क्योंकि उसको कमांड वही दिया गया है। तो साइंस है। पर एडिटर जो है वो साइंस नहीं है, मैं साइंस नहीं हूं, आप साइंस नहीं है। आप खुद क्रिएटिव सोच सकते हो। एक लाल चीज आ गई और उसके बाद आपको लगता है कि लाल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क मरून के तरफ ले जाता हूं तो ज्यादा उठ के दिखेगा, तो वो डिसीजन आप ले सकते हो, वो एआई नहीं ले सकता, है ना। तो बेसिकली एआई बेसिकली हमको एआई एज अ नया बिजनेस मॉड्यूल या उसको अपॉर्चुनिटी के। अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना पड़ेगा। आप देखो, अभी मैंने देखा है कि वो आजकल वीडियो चल रहा है कि कोई भी एक वीडियो क्लिप लेके उसको एनिमेटेड बना रहे हैं और बिल्कुल। कार्टून कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हाँ अभी अगर मैंने कम से कम 100-150 लोगों के वीडियोस देखे होंगे। कई लोगों ने वीडियो लिया, उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट करके उसका वीडियो प्रेजेंटेशन बना दिया। मैंने कल एक वीडियो देखा, उसके अंदर में क्या था कि एक स्टोरी लाइनअप बनाया गया था ऑडियो में, और उसमें उस उन कपल्स के अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो इमोशनल हो सकते हैं, लड़का और लड़की के रोमांटिक हो सकते हैं, वो मोमेंट्स को लिया गया और उसके साथ पूरी एक स्टोरी बनाई गई। और उस स्टोरी में बीच बीच में उस कैरेक्टर का यूज किया जो एआई के थ्रू बना था। लेकिन वो इतना खूबसूरत लग रहा था वो देखने में कि ऐसा लग रहा था कि वो एक पूरा लाइनअप बहुत ज्यादा सोच समझ के फिल्म के जैसा बनाया गया है। सो बोलना ये चाहता हूं मैं इस जगह पे कि सिर्फ टूल का यूज करके कन्वर्ट करके इफेक्ट बना के दिखा देना वो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन उसको स्टोरी लाइनअप करके प्रॉपर यूज करके उसमें मतलब लोगों को अटैच करना या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना एक अलग पार्ट हो गया। जनरल लोग क्या चाहते हैं कि एआई से हमारा काम इजी हो जाए, तो काम इजी होने वाला है, ये अच्छा। बात तो तय है। लेकिन उस इजी किए हुए काम को आप किस तरीके से प्रेजेंटेबल बना सकते हो कि मैं 3 मिनट का वीडियो देख सकता हूं तब जब मुझे उसमें इंटरेस्ट आए, नहीं तो 30 सेकंड के बाद में मैं दूसरे आदमी से बात करने लग जाता हूँ, राइट। आप किसी दूसरे की शादी का वीडियो देखो, आपको कितना इंटरेस्ट आता है सुमित सर। लेकिन किसी का वीडियो बहुत अच्छा स्टोरी में बना हुआ है तो आप उसको 3 मिनट तक आखिरी तक देख लेते हो। ये आपके साथ हुआ होगा कई बार, नहीं, राइट। सही सही बात है। तो मेरा बोलना ये है कि एआई को यूज करना ही चाहिए एडिटर ने, उसके साथ कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि अगर आपको फास्ट काम करना है और मार्केट की डिमांड के हिसाब से चलना है तो एआई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो तो बेसिकली फ्यूचर, हमको एआई एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ना कि एज अ थ्रेट। राइट। सो सर, एक और एक क्वेश्चन आया है कि एक अपने वीडियोग्राफर जो एडिटर है कि सिस्टम सिस्टम क्या होना चाहिए। ये जो है राज भोंगले जी के पास से आया है कि हाँ जो वीडियो एडिटिंग का बेसिक सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो या अदरवाइज सेटअप कैसा होना चाहिए। सर देखो, ये मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो एडिटिंग आप किस लेवल की कर रहे हो, सबसे पहले वो आप डिसीजन लो। जैसे मैं अगर सिर्फ एक ट्रेडिशनल सर, वीडियो एक एडिटर क्वेश्चन राज राज भोंगले जी ने पूछा है, तो आप डायरेक्टली उनको एड्रेस करेंगे तो उनको भी बेटर लगेगा। हूँ, भोंगले सर जी, राइट यस ना। यस राइट। यस। सो राज सर, आप सिंपल सी बात समझिए कि आपकी रिक्वायरमेंट पहले आप समझिए। मेरा बोलना यह है कि कोई कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है तो वो बोलती है कि मेरे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए कम से कम ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर के लिए कम से कम इंस्टॉल होने के लिए इतना रिक्वायरमेंट है।
उसके बाद आता है कि आप काम किस तरीके का कर रहे हो और आपको उसके लिए स्पीड क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम का आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। मैं जो समझता हूं कि अगर आपको 5 साल के लिए शादी का वीडियो बनाने के लिए अच्छा एक सिस्टम चाहिए, तो आपको आपका बजट रखना पड़ेगा 1 से 1.25 लाख रुपए, मिनिमम बजट रखना पड़ेगा। उसके अंदर में आप अभी लेटेस्ट जनरेशन जैसे i7 या i9 का 13 जनरेशन का प्रोसेसर ले सकते हैं। मदरबोर्ड उसमें लेना है आपको तो आसूस का Z790 अभी आप ले सकते हैं 13 जनरेशन के साथ। उसके बाद 32 GB का रैम लेना है आपको। SSD आपको एक दो लगानी है, एक आपको 250 GB का जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और आपको 2 TB का एक SSD लगा लेना है जिसमें आपका डेटा आपको स्टोर करना है। और उसके अलावा ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ग्राफिक कार्ड अभी आप ये समझिए कि अगर आपको HD में काम करना है तो मिनिमम ग्राफिक कार्ड चाहिए 4 GB का, और अगर आपको 4K में काम करना है तो मिनिमम ग्राफिक कार्ड चाहिए आपको 6 GB का। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब आपका अगर बजट बैठता है तो आप 8 GB में जाइए, 12 GB में जाइए उसमें, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट है। उसके बाद आपको SMPS लगने वाला है, आप वो एक अच्छा देख के लीजिए, मतलब 650 W का SMPS सफिशिएंट होता है। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट एक सिस्टम के लिए आपको रखनी पड़ेगी 1 सवा लाख का बजट बना के। अब आप पूछेंगे कि सर आप कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? पकड़ लिया आपने। तो वो बहुत सिंपल सी बात है सर कि मेरा जो क्लाइंट बेस है वो थोड़ा सा 4K तक के जाता है, राइट। तो मेरा सिस्टम अगर मैं पूरा आपको दिखाऊं अभी, तो मेरा सिस्टम करीब करीब समझ के चलिए कि 4.5-5 लाख रुपए का सेटअप है, जिसके अंदर में मैं एडिटिंग कीबोर्ड भी यूज करता हूं। मैं मेरा कैमरा घुमाता हूं, आपको दिखाई देगा मेरा टेबल, तो आपको ध्यान में आएगा। तो सर ये सेटअप लगा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये दाविंची रिजॉल्व का कीबोर्ड है, ये प्रीमियर के लिए। आपके गैजेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वही आपको पैसा देगा। मैं अभी सभी एडिटर को एक छोटा सा ओपिनियन देना चाह रहा हूं मेरा, कि आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हमेशा लाइसेंस होता है। आप कई सारे मिलते हैं, उसको परचेज करिए। इसलिए परचेज करना है आपको कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी, तो आप कस्टमर से पैसा भी ज्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन आपकी कॉस्ट ही नहीं लग रही है, आपकी रनिंग कॉस्ट 0 है, तो आप क्या बोलते हैं 10 मिनट का काम है, चल यार पैसे दे, नहीं तो मत दे, चल जाएगा। पर कभी आपने सोचा नहीं कि वो 10 मिनट में जो आपने काम करके दिया है, उस 10 मिनट में करने के लिए, उसको सीखने के लिए आपको कितना टाइम स्पेंड लगा हुआ है, आपने उस पर क्या क्या खर्चा किया हुआ है, उस पर कभी आपने कैलकुलेशन नहीं किया। वो 10 मिनट तब आया जब आपको 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप वीडियो बनाने के लिए बैठे थे, तो वो 10 मिनट का वीडियो बनाना आपके लिए 10 दिन का काम था। तो आपने अपने आप को उतना बनाया है, उसकी भी तो कॉस्ट है, पर आप उसको कैलकुलेट ही नहीं करते। इसलिए मैं अभी क्या बोलता हूँ कि आप लाइसेंस वर्जन पे आइए, अपने हार्डवेयर जो है वो थोड़े अच्छे बनाइए, ताकि आप काम फास्ट भी कर पाए और कॉस्ट डिमांड कर पाए। कॉस्ट डिमांड ही नहीं करेंगे तो हम लोगों को मिलेगी कैसे? सर ये बात बहुत सही है कि बिजनेस में जितना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट ऑब्वियस है आपका जो ROI रहेगा, आपका कैलकुलेशन वो हिसाब से रहेगा। एंड देन अगेन फैमिली का जो ऑब्लिगेशंस कुछ रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। यंग जनरेशन को कम होती है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम बढ़ जाती है। तो वो सब ओवरऑल जो एक्सपेंसेस है वो उसको एंकर करके उसका एक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब होना चाहिए। डिस्क्राइब करना है। दूसरा ये चीज है कि आपको टेक्नोलॉजी भी अपडेट है। अभी मैं अगर बोलूं कि हमारे साथ में 100 एडिटर अगर कनेक्टेड होंगे, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि 4K मॉनिटर कितने लोगों के पास है? आज टेक्नोलॉजी 8K और 16K तक पहुंच गई है, राइट। लेकिन हम जब टेक्निकल लोग बोलते हैं अपने आप को कि हम एडिटर है, हम टेक्निकल आदमी है, हम जो आउटपुट दे रहे हैं वो लोगों के घरों तक जा रहा है, और हमारे खुद के पास ही 4K मॉनिटर नहीं है या डिवाइसेस नहीं है, तो हम दूसरों को आउटपुट क्या दे पाएंगे और क्या हम चार्ज मांग पाएंगे? बिल्कुल। सो मेरा बोलना है कि आप पहले अपने आप को अपडेट करिए, अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल करिए, फिर दूसरों को उनके साथ में कंफर्टेबल कराइए, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये होता है कि
देखा देखी पे मत जाओ कि आज मार्केट में एक सॉफ्टवेयर आ गया, वो सॉफ्टवेयर उसने यूज कर लिया तो मैं भी यूज कर लूंगा। आपको जरूरत है उसको, अगर आप जरूरत को कैसे नापते हो, जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर था ईडीएस, मैं उस पर एडिटिंग करता था, एक हाईलाइट बनाने के मुझे 10,000 रुपये मिलते हैं, राइट। अब हम्म। मार्केट में ट्रेंड आ गया, प्रीमियर प्रो चल रहा है, तो मैं चला गया मार्केट में किसी के पास से 25-50 हजार रुपए खर्चा करके प्रीमियर प्रो सीख के आ गया। मैंने कीबोर्ड भी खरीद लिया, प्रीमियर प्रो के लिए नया सिस्टम खरीद लिया, 2 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिए। अब उसके बाद में कस्टमर को बोला हाईलाइट की कॉस्ट 10,000 की बजाय 12 दे दो या 15 दे दो, तो कोई नहीं दे रहा है। तो ये बराबर, 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया क्यों फिर? हम्म, सिंपल है। बिल्कुल। तो आपका काम, जब आपके एग्जिस्टिंग सेटअप में 10,000 रुपए मिल रहे थे आपको, तो हम्म, आपने ये 2 लाख रुपए डाल के ये 2 लाख वेस्ट कर दिए। हम्म, तो पहले आप देखो कि आप जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे आपको कॉस्ट ज्यादा मिल रही है क्या। अगर मिल रही है तो वो इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज मत करो। अब एप्पल का सिस्टम, मेरे को कोई भी बोलता है सर आप एप्पल क्यों नहीं यूज करते, तो मैं अभी 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए का एक सिस्टम खरीद लेता हूँ, तो और मैं ये बोलूँ कि मैंने एप्पल खरीदा है, आप मेरे को 10,000 की बजाय 15,000 दे दो, देने क्योंकि वाले आपका हैं? होने वाला है। सर कोई भी नहीं देगा। तो मेरा बोलना है कि इन्वेस्टमेंट तब करो जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, राइट। और आप इससे ज्यादा फोकस करो कि आपकी स्किल, अब अगर मैंने स्किल को इम्प्रूवमेंट कर लिया तो मेरे को 10 के बजाय 15 देते हैं लोग, लेकिन मैंने अगर गैजेट्स इंप्रूव कर लिए, सॉफ्टवेयर बदल लिया, तो कोई 10 का 15 नहीं देने वाला है। सो ये सर, एक सजेशन सभी के लिए। एक और एक क्वेश्चन आया है जी कि जैसे अभी आपका जो इंस्टीट्यूट है, जी तो क्या बेनिफिट है, मतलब अगर आपके इंस्टीट्यूट में अगर कोई आता है और अगर एडुकेट करता है, तो उसको जी गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट है? या जैसे आपने उसमें गवर्नमेंट का एक अपॉर्चुनिटी का जब डिस्क्राइब किया था पहले, तो राइट। ऐसा कोई है कि आपकी इंस्टीट्यूट किसी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है या कुछ है? थोड़ा सा उसके ऊपर बताइए। सर हमारा अभिषेक जो जी। एकेडमी है, हमारा जो एकेडमी है उसका नाम है क्विक एकेडमी ऑफ वीडियो एडिटिंग। ये एकेडमी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर में रजिस्टर्ड है। हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कोर्स करते हैं 2 महीने का, तो उसको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिलता है एडिटर का। उस सर्टिफिकेट के बेस पे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कहीं पर भी जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है कि हम एडिटर है, जबकि वो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप एडिटर हो। मतलब ये है कि प्राइवेट सर्टिफिकेट तो आज कोई भी दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप बाय प्रोफेशन एडिटर हो, ओके। और आपका नाम गवर्नमेंट की लिस्ट में रजिस्टर्ड होता है। ठीक, एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा ये मिलता है आपको कि आप गवर्नमेंट की बहुत सारी अलग अलग सब्सिडी स्कीम चलती है, उन स्कीम में आप जब अप्लाई करेंगे तो वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है क्या। तो ये सर्टिफिकेशन के बेस पे आप उस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने लोन लिया 10 लाख रुपए का, मुझे 25% की सब्सिडी मिली, तो 2.5 लाख रुपए सब्सिडी बहुत बड़ा वैल्यू है 10 लाख रुपए में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद में होता है कि अगर गवर्नमेंट अभी अलग अलग उनके जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर वीडियो एडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। अब उनको भी चाहिए कि जो सीखा हुआ है सर्टिफाइड एडिटर है वो उनको अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में ले, तो उनको प्रायोरिटी मिलती है जो एनएसडीसी का सर्टिफिकेशन लेके उनके पास जाता है। तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है गवर्नमेंट जॉब मिलने की उनको, अच्छा। ठीक है। अब ये एनएसडीसी है क्या, या मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल एक और सब्जेक्ट है, वो क्या है? तो सिंपल सी, थोड़ा सा 1 मिनट में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इंडिया के अंदर में अपना जो एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, उस एजुकेशन सिस्टम के पैरेलल गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन सिस्टम और बनाया जो कि हमारे जैसे टेक्निकल लोगों को सर्टिफाई करते हैं। जैसे ओके। कि आप देखो कि एक फिल्म बनाने के लिए हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है, उसमें स्पॉट बॉय भी आता है, लाइटमैन भी आता है, उसमें डीओपी भी आ रहा है, उसमें डायरेक्टर भी आ रहा है, उसमें एडिटर भी आता है, डीआई आर्टिस्ट भी आता है। लेकिन इसमें से कितने लोग सर्टिफाइड है या पढ़े लिखे हैं? नहीं है, सारे अपने एक्सपीरियंस से कर रहे हैं।
तो अगर ये लोग कितना भी एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद अगर बॉलीवुड से निकल के हॉलीवुड जाते हैं तो इनको काम नहीं मिलता है, क्योंकि ये सर्टिफाइड नहीं है। वहां पहले पूछा जाता है आपके पास सर्टिफिकेशन है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ऐसे बहुत बड़ी लॉबी है इंडिया के अंदर में जो टेक्निकल काम कर रही है, लेकिन उनके पास में सर्टिफिकेशन नहीं है। जैसे ब्यूटी पार्लर वाले, ब्यूटी पार्लर वाले भी तो है जो सीख के अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं है उनके पास में। तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट है, ऐसे 5,500 कोर्सेस नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाए हैं, और उसके अंडर में वो रजिस्टर करवाते हैं, उनको सर्टिफाई करते हैं, और उसका पूरा उनका एक कोर्स बना हुआ है। अब जो हमारा सर्टिफिकेट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, उसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो एक 12th का सर्टिफिकेशन जो होता है वो, और हमारा सर्टिफिकेशन, ये दोनों एक बराबर का है। ठीक है, ये होता है लेवल 4। इसके बाद आता है लेवल 5, जो कि 2 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो। लेवल 5 ग्रेजुएशन के बराबर का सर्टिफिकेशन है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लेवल 6 आता है, तो उसके लिए एक्सपीरियंस, और उसके बाद ट्रेनिंग, और उसके बाद सर्टिफिकेशन। ऐसा उसका प्रोसेस पूरा बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। सो आप जिस दिन सर्टिफाइड एडिटर बनेंगे उस दिन आपको भी लगेगा कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है। मैं आपको एक सर्टिफिकेट मेरा दिखाता हूँ। मैडम एक वो मास्टर ट्रेनर वाला सर्टिफिकेट दिखाइए। अभी मेरा एक सर्टिफिकेशन हुआ है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, जिसमें उन्होंने मुझे मास्टर ट्रेनर करके अपॉइंट किया है। मास्टर ट्रेनर मतलब वो होता है जो एकेडमी में ट्रेनर तैयार होते हैं, उन ट्रेनर्स को ट्रेन करने के लिए मास्टर ट्रेनर की जरूरत होती है। यानी कि मेरे जैसे ट्रेनर अगर किसी को बनना है तो उसको पहले मास्टर ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके सर्टिफिकेशन लेना होगा। उसकी एग्जाम होती है, एग्जाम में जब वो पास होते हैं तब उनको ट्रेनर का सर्टिफिकेशन मिलता है। फिर वो ट्रेनर स्टूडेंट्स को जाके सिखाते हैं। सो मैं उस सेगमेंट में मास्टर ट्रेनर, और इंडिया में वेडिंग वीडियो एडिटिंग के लिए मैं अकेला ट्रेनर हूँ। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। ये सर्टिफिकेशन है, आपको दिखेगा। हाँ हाँ, यस, स्किल इंडिया के अंडर, राइट, और स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर। यस यस। तो इसमें तो आप ये देखिए कि अभी हम गवर्नमेंट के पैनल पे रजिस्टर्ड हो गए। उसके वजह से आपको अभी रिसेंटली मेरी कुछ फोटोग्राफ्स देखने मिली होगी, जो कि एक अवार्ड मिला है। तो आपको वही पूछने वाला था, जो ये विदर्भ सम्मान गौरव अवार्ड जो आपको परसों ही मिला है, आई थिंक। जी जी। सो वो जो अवार्ड के लिस्ट में हमारा नाम आया, वो सारा ये सर्टिफिकेशन के वजह से भी आया, वो भी एक रीजन है उसके लिए। सो कहीं ना कहीं फिर आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं। रिकग्निशन बढ़ता है बिजनेस को, बट ऑब्वियस है पैसा तो आएगा ही, बट रिकग्निशन आएगा, एक इंडस्ट्री में एक वैल्यू बढ़ेगी, और आप मतलब एक नॉलेज शेयरिंग पर्सनालिटी, जैसे अभी आपका जो एक्सपीरियंस है वैसे 100% इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। राइट सर। और एक और चीज का फर्क पड़ता है, हमारे वेडिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, बराबर, जो कि अनट्रेंड है, बस काम लेके काम स्टार्ट कर दिया और काम कर रहे कैसे तो भी करके। जब आप ये सर्टिफिकेशन लेके आपके ऑफिस में लगाएंगे और उसके बाद कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो ये सर्टिफिकेट देखता है, तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये आदमी पढ़ा हुआ है, ये अच्छा काम करेगा। यस यस यस। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। जी सर। सर तो काफी काफी डीप डिस्कशन हमने ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, उसके अलावा सब्सिडीज का आपने जैसे जिक्र किया। तो बिफोर वी ऑलरेडी हमारा टाइम, हम टाइम से ज्यादा, आपका ज्यादा टाइम ले गए क्योंकि आपका ऑलरेडी क्लास भी चल रहा है आई थिंक, और उसमें से आपने अपने समय निकाला। सर एक लास्ट एक क्वेश्चन था कि एक इंडस्ट्री को आपके एंड से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, और एक जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो हमने डिस्कस किया, जैसे वेडिंग के अलावा जैसे आपने कॉर्पोरेट्स, उसके अलावा जो स्मॉल बिजनेसेस, एनिमेशन, ओटीटी, शॉर्ट फिल्म्स, ये भी काफी ज्यादा ऑप्शंस है। तो बस उसी को लेते हुए एक हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि बेसिकली आप क्या सजेस्ट करोगे। जैसे आपने कहा कि वेडिंग 8 महीने का वेडिंग होता है, बट वेडिंग का काम आते आते वेडिंग सीजन पूरा खत्म हो जाता है। जब वेडिंग सीजन खत्म होता है तो वेडिंग का काम करता है। तो एक एडिटर ने किस तरीके से
अपने आप को मार्केट करना चाहिए और बाकी जो अपॉर्चुनिटीज है उसको किस तरीके से वो ग्रास्प कर सकता है और बिजनेस का फायदा ले सकता है। जी, वीडियो एडिटर के लिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक पे वापस जा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक मैसेज इस वेबिनार के थ्रू जाना चाहिए वीडियो एडिटर के लिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं 10 साल पहले वीडियो एडिटिंग सेगमेंट में जब आया था, तब एक ट्रेडिशनल वीडियो एडिट करने का जो कॉस्ट होता था वो 500 रुपये मिलता था 1 घंटे का बेसिक एडिटिंग करने का, और आज 10 साल बाद भी वो 500 है। और जब आप मार्केट में लिविंग कॉस्ट देखेंगे तो लिविंग कॉस्ट उस समय से आज कम से कम 4 से 5 गुना बढ़ गई है, लेकिन कॉस्ट अभी भी नहीं बढ़ी है। तो सभी एडिटर से सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपनी कॉस्ट पे भी ध्यान दीजिए, और आपको ये समझना है कि आपकी जो कॉस्ट है वो हमारे फोटोग्राफर की लागत कॉस्ट है। जैसे कि एक 10 रुपए का प्रोडक्ट अगर मार्केट में बिकता है तो उसमें डीलर की मार्जिन होती है, डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन होती है, बनाने वाले कंपनी की मार्जिन होती है, और उसको जो बनाने के लिए खर्चा आया वो खर्चा होता है उसके अंदर, राइट। बिल्कुल। अगर फोटोग्राफर का खर्चा हम लोग देखेंगे तो समझ के चलिए कि 10,000 रुपए के काम में उसका खर्चा समझ लो आज की डेट में 2,000 रुपए है, तो वो 10,000 का असाइनमेंट ले ले रहा है। लेकिन अगर हमने अपना कॉस्ट बढ़ा दिया, चाहे वो फोटो एडिटिंग करता हो या वीडियो एडिटिंग करता हो या शूट करने वाले लोग हैं, ये जो है ये सारे सर्विस प्रोवाइडर है फोटोग्राफर के लिए जो असाइनमेंट फाइनल कर रहा है। अगर इन सर्विस प्रोवाइडर ने अपना ओवरऑल कॉस्ट बढ़ा दिया, जैसे मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिशनल का कॉस्ट 1,000 रुपए कर दीजिए, तो आपका कॉस्ट बढ़ गया। फिर फोटो एडिटिंग में जो आपका 50 रुपए का कुछ एल्बम डिजाइनिंग में कॉस्ट होगा तो उसको 100 रुपए पे लेके आइए। तो जब आपका बेसिक कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, तो उधर पैकेजेस भी बढ़ जाएंगे। जो आदमी आज 25,000 रुपए में वेडिंग पैकेज ले रहा है, उसका खर्चा 10,000 है, तो उसको लगता है कि ठीक है मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर उसका कॉस्ट बढ़ के 20,000 रुपए पे आ जाता है तो वो 25 में कभी काम नहीं करेगा, वो 50 पे जाएगा ऑटोमेटिक। सो यहाँ पे हम सबसे लास्ट में काम करने वाले लोग हैं एक असाइनमेंट के पीछे, जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो हमारी कॉस्ट जब हम इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल इंडस्ट्री की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो पहले आप उस पे काम करिए, अपने आप को फोकस करिए, लोगों को देख के नीचे पीछे पीछे मत जाइए, कॉस्ट और पीछे की तरफ लेके मत जाइए, उसको ऊपर लेके जाना है हमको, जैसा कि बाकी मार्केट भी चल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस्ट को लेके। उसके बाद वीडियो एडिटर के लिए मैं आप ये बोलना चाहता हूँ कि वेडिंग या इवेंट इंडस्ट्री के अलावा आप आपके आसपास में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनके साथ आप मिलिए, उनके पास जाइए। इनको आज की डेट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि छोटे छोटे वीडियो प्रमोशन के लिए बनाएं। सो ये प्रमोशन के वीडियो बनाने के लिए उनके पास में प्रॉपर सोर्सेस नहीं है कि हम किसके पास जाएं। अगर आप जाके खुद कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको साल भर काम मिलते रहेगा। सही बात है। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं है ना मुझे जाना कहाँ है, किसके पास जाऊँ। वो शादी के फोटोग्राफर को पकड़ के काम कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेडिंग सीजन में नहीं कर पाते। ठीक है, जब ऑफ सीजन आता है 1 आध महीना 2 महीना तब कर भी लेते हैं, लेकिन इनको कांस्टेंट काम चाहिए, क्योंकि आजकल जमाना सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया पे रोज अपडेट रहना पड़ेगा, और रोज अपडेट रहने के लिए रोज एक रील डालनी पड़ेगी। और रोज एक रील डालना है अगर, तो रोज एक एडिट करने की भी जरूरत पड़ेगी। रोज काम करना पड़ेगा और रोज काम होना चाहिए। अभी सर मैं वहाँ मुंबई गया था, मैं 2-3 सीरियल्स के एडिट के काम किए अभी मैंने, मेरे कुछ सोर्सेस है उनके साथ मिलके। तो उनका काम करने का प्रोसेस हमारी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा अलग है सर। सुबेरे 6 बजे वो लोग शूट करते हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक उनका एडिट होता है, 3 बजे वो डीआई आर्टिस्ट के पास ऑनलाइन आता है, उसका डेटा एक लड़का उनके पास सुबेरे 11 बजे छोड़ के चला जाता है। ठीक है, 3 बजे आने के बाद वो डेटा उसको पूरा फटाफट कंफर्म करते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तक उसका कलर ग्रेडिंग हो जाता है, वो वापस उसमें एडिटर के पास जाता है, वहां पे वीएफएक्स वाले ने वीएफएक्स बना के रखा हुआ होता है, वो वीएफएक्स उसके ऊपर प्लेस करते हैं, उसके बाद उसका कलर फिर मैच करते हैं, फिर उसको ब्रॉडकास्ट के लिए कन्वर्ट करके तुरंत रात को टेलीकास्ट भी कर देते हैं।
हर काम के लिए डेडिकेटेड अलग अलग लोग हैं, यानी कि एडिटिंग करने वाला सिर्फ कटिंग करके एडिट करके रखता है, साउंड डिजाइन करने वाला साउंड करता है, वीएफएक्स वाला वीएफएक्स कर रहा है, कलर ग्रेडिंग वाला कलर ग्रेडिंग करता है, हार्ड डिस्क में डेटा कॉपी करके वो डाटा पहुंचाने वाले आदमी अलग है। हर बराबर। काम के लिए डेडिकेटेड अलग अलग आदमी लोग हैं। और उसको जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वर्कफ्लो, सुबह काम किया और शाम को आउटपुट टेलीकास्ट कर दिया। सर मैंने मेरी लाइफ में एक वेडिंग का काम किया था। वो वेडिंग का असाइनमेंट सबसे बड़ा असाइनमेंट था सर। 2013 में 13 नहीं 12 लाख रुपए चार्ज किए थे मैंने वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। और वो असाइनमेंट मैंने कितने दिन पहले चार्ज किया होगा, मतलब कितने दिन पहले फाइनल किया होगा आपके हिसाब से? एक यार इतना 10-12 लाख। इतना बड़ा वेडिंग है, इतना बड़ा वेडिंग है तो एटलीस्ट एक 4 महीने पहले। राइट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे वो फाइनल हुआ। मेरे को फोन आया उनका, सर भैया आप एक लड़का फोटो वाला एक वीडियो वाला लेके ऑफिस आ जाओ अभी, तुरंत घर पे आ जाओ। मैं वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद सेटअप लगा दे और आ जा ऑफिस में। ऑफिस में आके बैठा उनके, तो उन्होंने कहा आज से 10 दिन तक के ये सारे शादी के प्रोग्राम है, तेरे को करना है, कितने पैसे लेगा बोल। 10 दिन असाइनमेंट हमने लिया। 10 दिन, हाँ 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए का जो बता रहा हूं मैं, 10 दिन का प्रोग्राम था। वो असाइनमेंट हमने कंप्लीट करके उनके जितने गेस्ट, जैसे आज शादी खत्म हो गई तो आप 1-2 घंटे बाद 4 घंटे बाद गेस्ट सब जाने लग जाते हैं। उन बिल्कुल। सब गेस्ट को हमने वीडियो हाईलाइट एक फिल्म 20 मिनट की बना के डीवीडी राइट करके प्रॉपर पैकिंग करके उसका कवर बना के उनको सबको विदाई में दी। अमेजिंग अमेजिंग। इतना फास्ट हम काम डिलीवर कर सकते हैं। एकदम बराबर। लेकिन उसके लिए जरूरत होती है आपकी टीम की। टीम की। और हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि हम टीम के साथ काम नहीं करते, हम इंडिविजुअल काम करते हैं। तो अब मेरा यही सजेशन है कि आप अगर टीम बेस्ड काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी डिलीवरी भी फास्ट होगी और पैसा भी जल्दी रिकवर होगा आपका। आज बराबर। मैंने देखा है, सब लोगों को सुना है कि सर पैसा ही नहीं मिल रहा है कस्टमर से, हमारे पैसा अटक गया। और कस्टमर से बात करो तो वो बोलता है सर फोटोग्राफर डिलीवरी नहीं दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते होते हैं यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप टीम वर्क में काम कीजिए, हर काम को डिवाइड कर दीजिए और भरोसा करिए अपनी टीम पे। और उससे आप आउटपुट फास्ट निकाल के दे सकते हैं। फास्ट निकाल के अगर आप आउटपुट देंगे तो आपका पैसा भी जल्दी निकलेगा। ये बिल्कुल। फर्क पड़ता है। मैंने आपको बोला कि मेरा डिलीवरी टाइम 6-6 महीने का था, आज हमारा डिलीवरी टाइम 12 से 15 दिन का हो गया, तो मेरा पैसा एकदम इमीडिएट मिल रहा है मुझे। लेकिन पहले के जो काम हमने किए 6-6 महीने जिसको डिले किए, उनके पैसे आज भी लटके हमारे, वो नहीं मिल रहे क्योंकि हमारे एंड से डिले हुआ। तो ये सारे एक्सपीरियंस से ही मुझे नॉलेज आया और मैंने उस चीज को अप्लाई किया और उससे आज काफी बेनिफिट हो रहा है। तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने काम को डेडिकेटेड करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। आपका काम बहुत अच्छा है और एडिटिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है आज की डेट में। मैं तो चाहता हूँ कि आज मेरे पास 1500 लोग आ जाए तो मैं चारों 1500 को 3 दिन के अंदर जॉब प्लेसमेंट दे सकता हूँ। आज इतनी रिक्वायरमेंट है मेरे पास। तो बहुत बढ़िया, इतना इतना बड़ा स्कोप है इंडस्ट्री में। यस सर, बिल्कुल है। वेडिंग के अलावा न्यूज चैनल्स वालों को जरूरत है। अभी न्यूज नेशन वाले, TV9 वाले, या फिर जी माजा, स्टार माजा वाले, ये सब कांटेक्ट में है। इनको सबको एडिटर चाहिए। और वो बोलते हैं कि सर आपका बेसिक ट्रेनिंग किया हुआ आदमी भी होगा तो दे दो, हम इंटर्नशिप में भी उनको पेमेंट दे देंगे। सो आप सोचो कि आज कितनी डिमांड है वीडियो एडिटर की। बराबर। इतने बड़े बड़े चैनल्स वाले तक अभी इस पोजीशन पे कि आप दो, बस हमको आदमी चाहिए, है ही नहीं मार्केट में लोग, काम इतना ज्यादा है। मैं सभी सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि समृद्ध जी तो पता है सबको, तो तुरंत उनके पास जाइए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की। सर मेरे पास ही नहीं, कहीं पर भी जाके सीखिए। वीडियो एडिटिंग सब्जेक्ट में आज बहुत ज्यादा स्कोप है। अपने आप को डेवलप कीजिए और बिजनेस डेवलप करिए इसमें। और अर्निंग आप जिस गली में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में बैठेंगे वहां पे मिलेगी आपको वीडियो एडिटिंग में। तो क्योंकि आप जहां भी जिस गली में बैठेंगे उस गली में 4 फोटोग्राफर मिलेंगे आपको, स्टूडियो मिलेंगे। अगर उनसे कांटेक्ट बनाएंगे आप, 10-12 लोगों का भी आपने काम करना चालू कर दिया तो आपका पूरा साल निकलता है। इतना काम होता है 10-12 लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आपका सर।
आपका समय हमने लिया, और आपके चालू आपका ऑलरेडी आज स्केड्यूल है क्लास, और उसके बीच में आपने हमको बहुत समय दिया, और जितना भी हमने डिस्कशन किया वो हमारे सारे व्यूअर्स के लिए और अपने इंडस्ट्री के लिए 100% बेनिफिशियल रहेगा। जी सर। तो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपका कि आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं लोगों के साथ जुड़ पाया और उनको कुछ सजेशन दे पाया। और मुझे उम्मीद है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए होंगे इसके अलावा जो आपने पूछे हैं, सो वो आप मुझे पर्सनली फॉरवर्ड कीजिए, तो मैं आपको उसका जरूर जवाब शेयर करूंगा जो आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। 100% सर, 100%। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। नागपुर आएंगे तो आपको मिलेंगे। जी सर, और बिल्कुल। सभी व्यूअर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, समृद्ध जी खाने के बहुत शौकीन है, तो आप कहीं नागपुर जाते हो तो उनको मिलिए, वो आपको बेस्ट सजेशन देंगे। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, यस, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। सो वंस अगेन थैंक यू। जैसे आज का जो सेशन था उसमें हमने देखा कि ओवरऑल बिजनेस के जो अपॉर्चुनिटीज है वेडिंग के अलावा मोर देन 10 कैटेगरीज है एडिटिंग में, ये हमने समरेश जी से आज देखा। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज एन अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए, ना कि एज अ खतरा। बेसिकली इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वेबिनार की ये थी कि एडिटिंग कोई सॉफ्टवेयर नहीं करता, बट एडिटिंग वो एडिटर करता है। इसीलिए आपके पास जो भी कस्टमर आता है लेकर, तो आप उनको मैनेज करिए। अपने टीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टीम के ऊपर ट्रस्ट करिए। हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी लिए। बिजनेस वेडिंग के अलावा जो मेजर बिजनेस है, जो स्मॉल और लार्ज कॉर्पोरेट है, जिसके आप वीडियोस बना सकते हो, वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आई थिंक एडिटर्स ने नहीं मिस करना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो गवर्नमेंट स्कीम और बाकी जो सर्टिफिकेशन के बारे में समरेश जी ने हमको बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एडिटर्स के लिए। और अपने आप को डेवलप करिए। इन्वेस्टमेंट थोड़ा होगा, बट 100% ROI बहुत अच्छा है इंडस्ट्री में। सो वंस अगेन मैं सुमित जैन, कैवॉक सर्विसेज ऑल इंडिया वीडियो फोटो ट्रेड फेयर और पूरी टीम की तरफ से मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। हम फिर मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए, हमारा रायपुर और पुणे का जो फोटो फेयर अभी शेड्यूल्ड है, सितंबर हम 22 से लेकर 24 तक रायपुर में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में। और फिर ऑल इंडिया वीडियो फोटो ट्रेड फेयर जो पुणे नवंबर में 21 से 23। सो वंस अगेन थैंक यू। punephotofed.in पर आप रजिस्टर करिए अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए होगी, नहीं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब करिए कैवॉक एग्जीबिशंस में। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।